जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं सफलता गुरुकुल एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीडीपी का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में जो हुई थी एग्ज़ाम 7 फरवरी 2023 का क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो ले चलते हैं सेशन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लगाइए मेरे साथ कितना आप लोगों को सीडीपी में क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, अनुभव भी हो जाएंगे। तो ले चलते, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे के प्राथमिक वर्ष में विकास का क्रम क्या होता है। तो बच्चे में जो प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम जो होता है वो क्या होता है, सरल से जटिल की ओर। मतलब क्या होता है, जो बच्चे की विकास शारीरिक यानी कि मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई एवं सामाजिक जो होता है और विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है। और शारीरिक में व मानसिक जो है विकास वो अंतर्गत सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत का तात्पर्य होता है। ठीक है। और पहले बालक सरल चीज़ों को करता है और बाद में जटिल चीज़ों को करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएंगे सरल से जटिल की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल जो है वो आरंभिक बाल अवस्था है। क्या है, आरंभिक बाल अवस्था है। इसलिए है जो बच्चे में भाषा का जो विकास होता है वो सर्वाधिक संवेदनशील समय आरंभिक बचपन का समय होता है। ठीक है। और इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होता है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक जो होता है वो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवधि होता है। बच्चे जन्म जब लेता है तो 3 वर्ष की शुरुआत में कुछ शब्दों से घर परिवार में जो बोले जाने वाली शब्दवाली जो होता है वो विकसित करने लगता है और वे अपने आसपास के दुनिया के बारे में जानने लगते हैं और उसका वर्णन जो होता है वर्णन के लिए एक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होने लगता है बच्चा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएंगे, वो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल क्या है, तो आरंभिक बाल्यावस्था। इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाते हैं। जो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, तो क्या होता है, जब बालक जो जन्म लेता है तब वह कोरे कागज़ की तरह होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे वह बड़ा होने लगता है अपने आसपास के साधनों द्वारा क्या होता है, प्रभावित होने लगता है और नियंत्रण व आदर्शों व मूल्यों को सिखलाता है और इन आदर्श व मूल्यों को वो अपने समाज यानी कि परिवार, साथी, स्कूल, शिक्षक से सीखने लगता है। और बच्चे के सामाजिक जो है समाजीकरण के कुछ प्राथमिक व कुछ द्वितीय कारक होते हैं। प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीय संस्थाएं। ठीक है। और प्राथमिक संस्थाएं ये होते हैं जो परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह आदि। और द्वितीय संस्थाएं क्या होती है, मीडिया होते हैं। क्या होता है, मीडिया होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो शिक्षा संस्था होता है, राजनीतिक संस्था होता है और धार्मिक संस्था होता है और सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, वह यानी कि वह प्रक्रिया जिसे बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते क्या कहलाते हैं, वो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएंगे, समाजीकरण कहलाते हैं। ठीक है। तो ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। ठीक है। वो संज्ञानात्मक विकास के संवेदन चालक चरण में बच्चे जो है अनुकरण करने लगते हैं व उनमें जो है वस्तु स्थायित्व की योग्यता रहता है। क्या होता है, वस्तु स्थायित्व की योग्यता आने लगती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको क्या हो जाएंगे, संवेदन चालक। संवेदन चालक जो होता है वो क्या होता है, आपको वो चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आने लगती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको ये हो जाएंगे। जीन पियाजे ने बालकों में संज्ञानात्मक विकास का निम्न अवस्था बताई गई, ज्ञानात्मक क्रिया या संवेदी पेशी अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। 4 अवस्था बताए गए हैं जीन पियाजे। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको ये हो जाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज की
सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है। अपने सोच में क्या दर्शाते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चे जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है वो बच्चे जो है वो सूरज को सजीव मानते हैं और क्या है, क्योंकि वो रोशनी देता है। अपनी सोच में बच्चे क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाएंगे, वो जीववादी चिंतन दर्शाएंगे, ठीक है। इसलिए दर्शाएंगे जो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्ची जो है जो सूरज को सजीव मानती हैं क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में जीववादी चिंतन को दर्शाता है। और जीववादी वाद के अंतर्गत जो बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, ठीक है, और बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी जैसे वस्तु सजीव है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे सही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो कौन सा जो है संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादन नहीं है, स्कीमा नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो शैक्षिक प्रणाली के लिए कौन सा कथन सही है, तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप निम्न कथन जो है शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान करता है, ठीक है, और विद्यार्थी को पार या आलम्बन देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको सी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है वो नैतिक विकास की प्रथम अवस्था जो होती है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ठीक है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। इससे क्या होता है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर जो है विस्तार प्रदान किया है, ठीक है। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर जो है वो बताए हैं। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्था बताए गए हैं, कोहलबर्ग का मानना था, ठीक है। और नैतिक विकास में इन अवस्थाओं को क्रम निश्चित होता है। कोहलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन यानी कि जिसे सेल्फ कहते हैं, ठीक है, आत्मन और प्रत्याशों को संबंध की अभिव्यक्ति की है, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएंगे, वो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होता है, जो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमता को पाल लेता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होता है वह अपनी जो है ना क्षमता को क्या होता है पा लेता है। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे सही आंसर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में किस प्रकार की बुद्धि वर्णन हावर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो किस प्रकार की बुद्धि जो है वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि जो होता है वो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था। और गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि के विविधता के परिचायक है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, भाषाई बुद्धि को क्या है हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान रखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं के व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार मार्गदर्शन करती है, क्या करती है तो एक जो है ना प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है वो प्रोत्साहित करना चाहती है। क्या करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है, ठीक है। और प्रोत्साहित करना जो चाहती है व्यक्ति वाक्य छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषा को संदर्भित करता है, ठीक है, जो या तो स्वयं या दूसरे को संबंधित किया गया प्रतीत होता है। वाइगोस्की ने इस निजी जो है भाषण जो होता है निजी भाषण को अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार बच्चे स्वयं
बोलकर अपने कार्य को मार्गदर्शन करने के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे आपको, ये हो जाएंगे सही आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। क्या दर्शाती है, वो क्या दर्शाती है, तो जेंडर जो है वो समानता प्रारूप दर्शाती है, जेंडर प्रारूप दर्शाती है। इसलिए दर्शाती है जब मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित जो यानी कि आयोजित मन कोई कार्यक्रम होता रहता है, लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया है कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की का ड्रेस नहीं पहनेगा। इस जेंडर प्रारूप को दर्शाता है। और लिंग एक जैविक संरचना है। क्या है वो, लिंग जो है एक जैविक, ठीक है, एक मिनट, जैविक संरचना है। ठीक है, जैविक संरचना है। ठीक है, लिंग क्या है, एक जैविक संरचना है, जबकि जेंडर का एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, ध्यान रखेंगे, लिंग क्या है, जैविक संरचना है, और जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। जिसे लोगों ने बनाया है कि बच्चे के शुरुआती सालों में ही उनके जो है ना आगे के विचार को बनाते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बचपन से ही जेंडर प्रारूप के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए सही आंसर का आपका डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीखने और सिखाने का प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाती है, वो विभेदी निर्देशन कहलाती है। ठीक है, और एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी जो रहते हैं वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को विभेदित निर्देश कहलाती है। विभेदी निर्देश एक शिक्षण दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामाजिक संरचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। तो प्रमुख तरीका जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है सहयोगात्मक परियोजना। ठीक है, सहयोगात्मक परियोजना जो होते हैं वो मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांक है। क्या है, मूल्यांक है, जिसमें मूल्यांकनकर्ता और हितधारकों के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया में उस हद तक पर्याप्त मात्रा में सहयोग होता है जिसमें वे शामिल होने का इच्छुक और सक्षम होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ठीक है, तो इसमें क्या सही क्या आंसर हो जाएंगे, ए हो जाएंगे सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। तो किस सिद्धांत का पालन करता है, वो करता है आपको समावेशन सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, और शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक ही विद्यालय में हो। ठीक है, और कक्षा में प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है, और कक्षा में एक छोटा सा समाज होता है और जहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे कि बुद्धि, सुस्त, ठीक है, भावात्मक रूप से बुद्धि, प्रतिभाषित, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम आदि। इसलिए क्या हो जाएंगे, समावेशन हो जाएंगे। और क्या होता है, समावेशन कक्षा में जो विशिष्ट तथा सामान्य छात्र साथ साथ क्या होता है, अध्ययन करते हैं। शिक्षकों को बालकों की व्यक्तित्व विशेषताओं के ज्ञान के साथ आवश्यकता वाले बालकों के पहचान तथा उसके अनुसार कक्षा शिक्षण को व्यवस्थित करने चाहती हैं। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएंगे, समावेशन इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। क्या नहीं देता, तो
केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मानना कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, और कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु क्या करता है, वो निम्न कदम उठाना चाहते हैं। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, और क्या होता है, हर विद्यार्थी की विधि पृष्ठभूमियों को स्वीकार करना व सम्मान देना। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएंगे, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मानना। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो क्या कहलाती है। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो क्या होती है, आपको वो पाठन वैकल्य क्या होता है से जूझ रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है, जो पाठन यानी कि पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो पठन वेग से झूलते हैं और अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में अक्षमता का उल्लेखन सर्वप्रथम क्या है, 1963 ईस्वी में जो है वो सैमुअल किर्क, लिख लीजिए कहीं पर, सैमुअल किर्क, ठीक है, ने किया था। इनमें अनुसार अधिगम अक्षमता छात्रों के अधिगम के लिए एक प्रकार की बाधा होती है और इसके अंतर्गत कुछ बालकों को पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, शब्दों को वर्तनी करने, गति एवं तर्कशक्ति समझने में अक्षम अर्थात कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार की अक्षमता को अधिगम क्षमता कहलाती है। ठीक है, और अधिगम क्षमता के प्रकार जो होते हैं, अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया एवं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो 5 अवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है श्रवण बाधित बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयुक्त नहीं है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है वो श्रवण किताबें शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे जो श्रवण दोष अथवा सुनने की दोष का अर्थ बालकों को सुनने में ही वाली कठिनाइयों से है। ठीक है, और श्रवण दोष मानसिक परिपक्वता को भी प्रभाव करता है। श्रवण दोष से पीड़ित बालकों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, बधिर बालक और उच्च सुनने वाले बालक। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चे में सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग जैसे कि आकृति, चित्र, संकेत, शब्द, मॉडल, मानचित्र, इशारा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, श्रवण बाधित मतलब सुनने वाला बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयुक्त नहीं है। तो किताबें, वो किताब नहीं पढ़ सकते हैं, कि जो किताब पढ़ाएंगे वो उसको श्रवण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, आकृति बनाना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए, संकेत देना चाहिए, मॉडल देना चाहिए, मानचित्र देना चाहिए, इशारा देना चाहिए। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब एक कक्षा मैंने एक टीचर है, क्लास में एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों को पहचानने के लिए वो क्या करेंगे, कौन सा प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चे में मौलिकता अनेक रूप से पाई जाती है। ठीक है, सृजनात्मक बच्चे में जो है वो मौलिक जो है आपको क्या, तो मौलिकता अनेक रूप से पाई जाती हैं और एक सृजनशील बालक साधारण बालक की अपेक्षा अधिक संवेदनशील अनुभव करता है। वह प्रेरणात्मक होता है तथा तथ्यों से पर देखता है और ऐसे बालक में किसी समस्या पर स्वतः निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर जिसे प्रश्न कहते हैं उससे पूछना चाहिए। ठीक है, पहचानने के सृजनात्मक बच्चों के पहचानने के लिए एक शिक्षक को। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, क्या लाता है? तो यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो है वो अपने साथ अनुभव स्कूल में लाता है, ठीक है, अनुभव स्कूल में लाता है, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। क्या है? उन्हें आगे बढ़ाया जाए। सी हो जाएंगे इसका सही आंसर, ठीक है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, बच्चे कैसे सीखता है? तो बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बनाकर वह कार्य करके सीखता है, ठीक है, सही बात है। और पढ़कर वह लिखकर भी सीखता है, बोलकर वह सुनकर भी सीखता है, और सोचकर वह मनन करके भी सीखता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? जिस कक्ष में शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ऐसे कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखता है, ठीक है, बेहतर ढंग से क्या होता है? सीखता है। तो शिक्षक बच्चे को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे इसका सही आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब शिक्षक बच्चे के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चे में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो किस भावना को प्रोत्साहित करता है? वो करता है अपनापन, ठीक है। जब शिक्षक बच्चे के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ में उदाहरण देता है, जब वह बच्चे में अपनापन भावना का प्रोत्साहित करता है। और वाइगोस्की ने के अनुसार बच्चे सामाजिक संस्कृति संदर्भ में अधिक सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चे गतिविधि करते हैं और अपने जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के ढांचे में बेहतर सोचते हैं, ठीक है। आज जब बच्चा सार्थक और वयस्क के साथ अंतःक्रिया कर रहा होता है, तो वे बच्चे अपनी संस्कृति के मूल्य, विश्वासों, रीति रिवाजों और भाषा को सीखता है। इसलिए सही हुआ है अपनापन। चलिए 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो समस्या समाधान की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? तार्किक सोच से बेहतर होती है, तार्किक सोच से बेहतर होती है, ठीक है। तार्किक सोच से क्या होती है? बेहतर होती है। इसलिए होती है जो समस्या का समाधान चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य होता है। जब कोई समस्या आता है, चिंतन और तर्क मतलब सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उद्देश्य होता है उसका। और सर्टलेन ग्रेग के अनुसार, मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है स्टेनरले ग्रे के अनुसार, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसे तार्किक चिंतन निहित होता है, और कुछ समस्याएं बहुत सरल होता है जिसे शिक्षार्थी बिना किसी कठिनाई के हल कर पाते हैं, परंतु कुछ समस्या जो जटिल होते हैं उसे केवल तार्किक सोच द्वारा ही हल किया जा सकता है, ठीक है। सही आंसर कब क्या हो जाएंगे? वो तार्किक सोच। अपने समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होता है? तो तार्किक सोच से होते हैं। सही आंसर आपको ये हो जाएंगे सही आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ। बच्चे की भ्रांतियाँ और व त्रुटियाँ, बच्चे की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ बच्चे की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। क्या कहते हैं? बच्चे के है ना झांकने और क्या है बच्चे की सोच में और झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। सी हो जाएंगे इसका सही आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करना है, खाली जगह इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधि या बच्चे के लिए यांत्रिक दोहराव वाली हो गई है, उसकी रुचि नहीं है। तो किसकी रुचि नहीं है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उब, यानी कि उब जाते हैं, ठीक है। उब इस बात का संकेत देता है, ठीक है। उब इस बात का संकेत देता है जो शैक्षिक गतिविधि बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है, उसकी रुचि नहीं लगता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर, अभिकथन ये कह रहा है बच्चे में सजा
का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। ये तो कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे को डरा कर कभी धमका कर नहीं पढ़ाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, चलिए। और दूसरा कह रहा है जो है ना, बच्चे के समाज का डर, जो है सज़ा का डर नहीं होना चाहिए, करके सीखने का सुधारने किया जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कह रहा है जो ईमान व सज़ा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली है। उपयुक्त अभियुक्त जो है वो आपको क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। न इनाम या सज़ा या अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। ठीक है। ये इनाम तो देना ही नहीं है, सज़ा देना ही, तो इसलिए दोनों गलत है। ठीक है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत है। डी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक जो सीखने को प्रभावित करता है? ठीक है, तो सीखने का प्रभावित जो करता है कौन सा कारक, वो आपको क्या कौन करता है, जो विद्यार्थियों की अभिरुचि भी होना चाहिए, और संकल्पनात्मक कथित प्रासंगिकता हुई होना चाहिए। विद्यार्थियों को विकासात्मक स्तर भी होना चाहिए, और सिखाने की पद्धति यानी कि लर्निंग भी होना चाहिए। इसलिए जो है आपको डी हो जाएंगे सही आंसर, 1, 2, 3 और 4। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यह सेशन आपको कैसे लगा कमेंट में बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं। निम्न में कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्त वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाती है? तो 30 का सही आंसर जो हो जाएंगे, तीनों कारक जो होता है वो क्या होता है, आपको व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को क्या होती है, प्रभावित करता है। और उपयुक्त कथन सही की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार के बीच सही संबंध को दर्शाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएंगे आपको, तीनों कारक व्यक्ति, व्यवहार व वातावरण जो होता है एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन CDP का आज ख़त्म हो गया। ठीक है, कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।